नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकिया आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अपने द्वितीय अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे द्वितीय अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। इस अध्याय के अब तक हम 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय के 6ठे भाग को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और इस अध्याय के 6ठे भाग में हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। सामाजिक घटना अथवा प्रक्रियाओं का अर्थ विषमताओं में ही साफ उभर कर आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पन्ने पर लिखे गए अक्षर जिसे आप पढ़ रहे हैं सुवाच्य हैं क्योंकि वे पृष्ठभूमि की विषमता में हैं। तो हम सामाजिक व्यवस्था को यदि समझना चाहें तो यह समझना आवश्यक है कि कोई भी सामाजिक घटना हो या सामाजिक प्रक्रिया हो, उनका अर्थ वास्तव में विषमताओं के संदर्भ में ही अच्छे से उभर के आ पाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपनी पुस्तक पर जो पुस्तक के पन्ने हैं उन पर लिखे गए अक्षरों को पढ़ पा रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर जो ये अक्षर आपको दिख रहे हैं इनको आप वास्तव में पढ़ पा रहे हैं। ये सुवाच्य हैं क्योंकि ये पृष्ठभूमि की विषमता में है। यहाँ आपकी पुस्तक के पन्ने पर लिखे गए जो अक्षर हैं वे भी पृष्ठभूमि की विषमता में हैं। यदि पृष्ठभूमि और जो अक्षर लिखे गए हैं वे दोनों बिल्कुल एक जैसे होते तो उन अक्षरों को पढ़ना संभव नहीं था। इसी प्रकार जिस प्रकार की यहाँ पृष्ठभूमि है उसी रंग से यदि अक्षर लिखे गए होते तो वो पढ़ना संभव ही नहीं था। ठीक इसी प्रकार एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन अर्थ ग्रहण करता है निरंतरता की पृष्ठभूमि में अथवा परिवर्तन के अभाव में। तो इसी प्रकार हम बात करें एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन की, तो ये सामाजिक परिवर्तन का जो अर्थ है वो यहीं से निकल के आता है क्योंकि समाज में एक निरंतरता भी पाई जाती है। यानी जो पृष्ठभूमि है सामाजिक परिवर्तन को समझने की वह है सामाजिक निरंतरता या फिर किसी प्रकार के परिवर्तन का अभाव। यह अजीब लग सकता है परंतु परिवर्तन एक संकल्पना के रूप में तभी अर्थवान लगता है जब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बदलती नहीं हैं ताकि वे साम्य तथा वैषम्य की संभावना दिखा सके। तो बिल्कुल यह काफ़ी अजीब लग सकता है, लेकिन परिवर्तन किसी संकल्पना के रूप में तभी अर्थपूर्ण होता है जब कुछ ऐसी भी चीज़ें हों जिनमें बदलाव नहीं होता है, जो परिवर्तित नहीं होती हैं, ताकि ये साम्य और वैषम्य की जो संभावना है, समानता और असमानता की जो संभावना है उसको प्रदर्शित कर सके। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है जो सुस्थापित सामाजिक प्रणालियां परिवर्तन का प्रतिरोध तथा उसे विनियमित करती हैं। तो स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सामाजिक व्यवस्था के संबंध में उसे समझना आवश्यक है। इसे तभी समझा जा सकता है जब हम सामाजिक व्यवस्था को समझ पाएं और ये सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं ये सुस्थापित सामाजिक प्रणालियों को संदर्भित करती हैं और ये ही परिवर्तन का प्रतिरोध भी करती हैं और उसे विनियमित भी करती हैं। तो ये जो सुस्थापित सामाजिक प्रणालियां हैं इनके संदर्भ में ही हम कोई भी सामाजिक परिवर्तनों का अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक क्रम के अंतर संबंधों को देखने का दूसरा तरीका है यह सोचना कि समाज परिवर्तन को रोकना, हतोत्साहित अथवा नियंत्रित क्यों करना चाहता है। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक क्रम या व्यवस्था के जो अंतर संबंध हैं इन्हें देखने का एक अन्य तरीका भी है। वो क्या है? यह सोचना या यह जान पाना कि समाज कोई परिवर्तन को रोकना या हतोत्साहित करना या नियंत्रित करना क्यों चाहता है, या समाज की जो व्यवस्था है यह परिवर्तनों को सही तरीके से या आसानी से स्वीकार क्यों नहीं कर लेती है। अपने आप को एक शक्तिशाली तथा प्रासंगिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक समाज को अपने आप को समय के साथ पुनरुत्पादित करना तथा उसके स्थायित्व को बनाए रखना
पड़ता है। तो किसी भी समाज की हम बात करें तो उसे स्वयं को शक्तिशाली और प्रासंगिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सुव्यवस्थित प्रदर्शित होने के लिए कि एक व्यवस्थित समाज चला आ रहा है, ये प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक समाज को अपने आप को समय के साथ साथ पुनरुत्पादित करना पड़ता है और उसके स्थायित्व को बनाए रखना पड़ता है, तभी वह अपना एक सुव्यवस्थित संगठनशाली या शक्तिशाली समाज का दावा प्रस्तुत कर सकता है। स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि चीज़ें कमोवेश वैसी ही बनी रहें जैसी वे हैं, अर्थात व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएं एक ही प्रकार के परिणाम दें और साधारणतः व्यक्ति तथा संस्थाएं पूर्वानुमानित रूप में आचरण करें। तो बिल्कुल स्थायित्व के लिए यही आवश्यक है कि चीज़ें वैसी ही बनी रहें जैसी वे हैं, उनमें कोई खास परिवर्तन ना हो, अर्थात व्यक्ति लगातार उन्हीं नियमों का पालन करता रहे जो कि पहले से बने हुए हैं, समान क्रियाएं एक ही प्रकार के परिणाम देती रहें, वही क्रियाएं समाज में होती रहें और उनसे लगभग वही परिणाम प्राप्त होते रहें और साधारणतः कोई भी व्यक्ति या जो संस्थाएं हैं वो पूर्वानुमित जो रूप है या पूर्वानुमानित जो रूप है उसी के अनुसार आचरण करे, कोई नए प्रकार की क्रियाएं या आचरण प्रदर्शित ना हो। एक क्रियाकलाप यहाँ संबंधित हमें देखना है बच्चों, तो आइए इस क्रियाकलाप को देखते हैं। आप लोग को ये क्रियाकलाप करना है। ना हम एक समान स्थिति को उबाऊ तथा परिवर्तन को प्रसन्नतादायक मानते हैं। वैसे यह सही भी है कि परिवर्तन दिलचस्प होता है तथा परिवर्तन में कमी वाकई बेकार होती है, परंतु सोचिए कि जीवन कैसा होगा अगर आपको मजबूरन हमेशा बदलना पड़े। तो बिल्कुल हम एक ही प्रकार की स्थिति को कैसा मानते हैं, उबाऊ मानते हैं और किसी भी परिवर्तन को हम प्रसन्नतादायक मानते हैं। कोई बदलाव हो तो वो बदलाव हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। वैसे यह सही भी है कुछ हद तक, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वह दिलचस्प होता है और परिवर्तन में कोई कमी वास्तव में कैसी होती है, बेकार होती है। परंतु सोचिए कि जीवन कैसा बन जाएगा या जीवन कैसा होगा अगर आपको मजबूरन हमेशा ही बदलते रहना पड़े। कैसे? तो क्या होगा यदि आपको भोजन में वही खाना हमेशा न मिले, प्रत्येक दिन कुछ अलग एक ही चीज़ दोबारा न मिले, चाहे आप पसंद करते हो या नहीं। तो सोचिए ज़रा कि क्या हो कि आपको कभी भी भोजन में वही खाना न मिले जो आप एक बार खा चुके हैं, यानी हमेशा परिवर्तन होता रहे, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें आपको खाने को मिले, कोई भी चीज़ आपको दोबारा खाने को ना मिले। अब भले ही आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हो तो भी वो आपको दोबारा नहीं मिले और आप पसंद ना करते हो तो भी वह आपको दोबारा ना मिले। कल्पना करें इस डरावनी सोच का, क्या हो जब आप स्कूल से वापस आएं तो घर में अलग अलग लोग हों, अलग माता पिता, अलग भाई बहन। तो बिल्कुल एक ऐसी कल्पना जो आपको शायद डरा देगी। इस डरावनी सोच को जब आप सोचेंगे कि क्या हो कि आप स्कूल से वापस घर आएं और घर में प्रतिदिन आपको अलग अलग माता पिता मिले, अलग अलग भाई बहन मिले। क्या हो यदि आप अपना पसंदीदा खेल खेलें, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी इत्यादि, और हर बार नियम अलग हो। तो सोचिए क्या हो कि आपका जो भी पसंदीदा खेल है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या हॉकी, लेकिन आप हर बार जब ये खेल खेलें तो हर बार नियम बदल दिए जाएं। आप अपने जीवन के कुछ पक्षों के बारे में सोचिए जहां आप चीज़ों को जल्दी बदलना नहीं चाहेंगे। तो इस प्रकार ये सोचने के बाद आपको अपने जीवन की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे पक्षों के बारे में सोचना है जहां पर कि आप चीज़ों को जल्दी जल्दी बदलना नहीं चाहेंगे। क्या ये आपके जीवन के वे क्षेत्र हैं जहां आप चीज़ों में जल्दी परिवर्तन चाहेंगे? तो जो अभी हमने चर्चा की जिन क्षेत्रों की, क्या वे आपके
जीवन के वैसे क्षेत्र हैं जिनमें आप जल्दी जल्दी परिवर्तन लाना चाहेंगे। कारण सोचने की कोशिश कीजिए कि क्यों आप कुछ विशेष स्थितियों में परिवर्तन चाहेंगे या नहीं। तो बिल्कुल आपको इस संबंध में कुछ कारण भी सोचने हैं कि क्यों आप जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन चाहेंगे या फिर क्यों कुछ परिस्थितियों में आप परिवर्तन नहीं चाहेंगे। समाज परिवर्तन के प्रति विरोधी भाव क्यों रखता है? उपरोक्त तर्क इसका अमूर्त तथा सामान्य कारण है। अभी जब हम सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि समाज जो है वो परिवर्तन को हतोत्साहित करता है, उसे आसानी से स्वीकार नहीं करता। तो समाज परिवर्तन के प्रति इस प्रकार का विरोधी भाव क्यों रखता है? तो जो हमने अभी तर्क देखा वह इसका अमूर्त और एक सामान्य कारण माना जाता है कि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे तभी ही समाज सुचारू रूप से आगे चल सकता है। परंतु इसके ठोस तथा विशिष्ट कारण हैं कि समाज क्यों परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस सामान्य या अमूर्त कारण के अलावा कुछ ठोस या विशिष्ट कारण भी हैं कि समाज परिवर्तन का विरोध क्यों करता है। अधिकतर समाज असंगत रूप में संस्तरित होते हैं, अर्थात आर्थिक संसाधनों, सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में विभिन्न वर्गों की स्थिति भिन्न है। तो अधिकतर समाज यानी विभिन्न प्रकार के जो समाज हैं ये असंगत रूप में संस्तरित होते हैं, यानी समाज में हमको स्तरीकरण देखने को मिलता है। विशेषकर आर्थिक संसाधनों की हम बात करें, सामाजिक स्तर की हम बात करें या राजनीतिक शक्ति की हम बात करें, इन सभी के संदर्भ में जो किसी भी समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिनकी स्थिति अनुकूल है वे यथास्थिति चाहते हैं तथा जो विपरीत परिस्थितियों में हैं परिवर्तन चाहते हैं। तो यह जानना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है हमारे लिए कि जिनकी स्थिति समाज में पहले से अनुकूल है, आर्थिक रूप से, सामाजिक स्तर के रूप से, राजनीतिक शक्ति के रूप से, वे सदैव समाज में यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं और इसके बजाय ऐसे लोग जो विपरीत स्थितियों में हैं वे सदैव परिवर्तन लाना चाहते हैं। अतः समाज के शासक अथवा प्रभावशाली वर्ग अधिकांशतः सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि स्थायित्व में उनका अपना हित होता है। तो स्पष्ट है कि समाज के जो शासक वर्ग होते हैं, जो प्रभावशाली वर्ग होते हैं, वे अधिकांशतः सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं और उनकी स्थिति को वास्तव में ऐसे सामाजिक परिवर्तन बदल सकते हैं ये वे जानते हैं और ये भी वे जानते हैं कि यथास्थिति बने रहने में ही उनका अपना हित निहित होता है। इस कारण वे समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ अथवा शोषित वर्गों का हित परिवर्तन में होता है। तो बिल्कुल दूसरे जो वर्ग हैं जिन्हें हम अधीनस्थ वर्ग के नाम से जानते हैं या जिन्हें हम शोषित वर्ग कह सकते हैं, इन शोषित वर्गों का जो हित है यह सदैव परिवर्तन में निहित होता है। सामान्य स्थितियां अधिकांशतः अमीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती हैं। तो यह निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि सामान्य स्थितियां या बिल्कुल परिवर्तन रहित जो स्थितियां हैं ये अधिकांशतः अमीर और जो शक्तिशाली वर्ग हैं उन्हीं की तरफदारी करती हैं तथा वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती हैं। यह समाज के स्थिर रहने का दूसरा विस्तृत कारण है। तो बिल्कुल ये जो सामान्य स्थितियां हैं ये परिवर्तन के विरोध में सफल होती हैं और यही समाज के स्थिर रहने का एक बड़ा कारण बनता है। सामान्यतः यह माना जाना कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से प्रतिबंधित नहीं है, इसका अर्थ सकारात्मक अधिक है। यदि हम इस कथन की बात करें कि यह माना जाता है कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से
प्रतिबंधित नहीं करती है, तो यह वास्तव में एक सकारात्मक दृष्टि को प्रदर्शित करता है। यह सामाजिक संबंधों के विशिष्ट पद्धति तथा मूल्यों एवं मानदंडों के सक्रिय अनुरक्षण तथा उत्पादन को निर्देशित करता है। तो यह कथन जो विभिन्न सामाजिक संबंध हैं उनके विशिष्ट पद्धतियों के मामले में, कुछ मूल्यों और मानदंडों के मामले में, उन सभी को बनाए रखने, उनके अनुरक्षण के मामले में और उनके उत्पादन को निर्देशित करने के मामले में कहा जाता है। विस्तृत रूप में सामाजिक व्यवस्था इन दो में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जहाँ व्यक्ति नियमों तथा मानदंडों को स्वतः मानते हों अथवा जहाँ व्यक्तियों को मानदंडों को मानने के लिए बाध्य किया जाता हो। तो बिल्कुल जो सामाजिक व्यवस्था है वो इन दो तरीकों में से किसी तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जहाँ व्यक्ति नियमों और मानदंडों को अपने आप मानते हैं, स्वयं मानते हैं, और दूसरा, जहाँ व्यक्तियों को कोई नियमों या मानदंडों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। इन दोनों तरीकों से ही किसी भी समाज विशेष में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक समाज इन दोनों तरीकों का मिश्रित प्रयोग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है। तो कोई भी समाज हो वह वास्तव में इन दोनों ही तरीकों का मिश्रित प्रयोग करता है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। सामाजिक व्यवस्था के सहज संकेंद्रण का स्रोत मूल्यों तथा मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। वास्तव में सामाजिक व्यवस्था का जो सहज संकेंद्रण हो पाता है उसका जो मुख्य स्रोत है वह मूल्यों और मानदंडों की साझेदारी से ही निर्धारित होता है। यानी किसी समाज विशेष में जब कोई मूल्य या मानदंड जो हैं वो समाज के सभी लोगों द्वारा साझेदारी से अपनाए जाते हैं तो निश्चित ही सामाजिक व्यवस्था का स्वतः ही संकेंद्रण हो जाता है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया में अपनाया जाता है और इस प्रकार से ये जो मानदंड हैं, ये जो मूल्य हैं उस समाज के, ये समाजीकरण की प्रक्रिया में ही अपना लिए जाते हैं। समाजीकरण भिन्न परिस्थितियों में अधिक या न्यूनतः कुशल हो सकता है, परंतु वह कितना ही कुशल क्यों न हो, यह व्यक्ति की दृढ़ता को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता है। तो समाजीकरण की चर्चा भी हम कर चुके हैं और समाजीकरण के बारे में हम यह जानते हैं कि अलग अलग स्थितियों में जो किसी व्यक्ति का समाजीकरण है यह अधिक या न्यूनतः कुशल हो सकता है और एक व्यक्ति समाजीकरण के मामले में कितना ही कुशल क्यों ना हो, यह व्यक्ति की दृढ़ता को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकता है या पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में समाजीकरण मनुष्य को रोबोट नहीं बना सकता। तो यह बिल्कुल सत्य है कि समाजीकरण के कारण मनुष्य एक रोबोट में परिवर्तित नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति विशेष के स्वतंत्र विचारों को रोक नहीं लगाया जा सकता, उसकी सभी इच्छाओं को रोक नहीं लगाया जा सकता। यह हर समय प्रत्येक मानदंड के लिए पूर्ण तथा स्थायी सहमति तैयार नहीं कर सकता। तो समाजीकरण जो है यह हर समय और प्रत्येक प्रकार के मानदंड के लिए पूर्ण सहमति स्थापित नहीं कर सकता या प्रत्येक व्यक्ति हर मानदंड से सहमत हो, उसे स्वीकार करे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसका अनुभव आपने भी अपने जीवन में किया होगा। नियम तथा विश्वास जो एक समय में प्राकृतिक तथा सही लगते हैं, दूसरे समय में उतने सही नहीं लगते हैं। तो आपने भी इस प्रकार का अनुभव अपने जीवन में कभी ना कभी लिया होगा कि कोई नियम या विश्वास जो एक समय में हमें बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं, प्राकृतिक लगते हैं, वही नियम और विश्वास जीवन में किसी दूसरे समय में हमें सही प्रतीत नहीं होते हैं। हम अपनी बीती धारणाओं पर प्रश्न करते हैं तथा हम किसे सही अथवा गलत मानते हैं इस पर अपनी सोच बदल देते हैं। तो कई बार समय
बदलने के साथ हम अपनी पुरानी या बीती धारणाओं पर स्वयं प्रश्न करते हैं और हम किसे सही मानते हैं, किसे गलत मानते हैं, इस पर अपनी सोच को हम बदल भी लेते हैं। यानी किसी विशिष्ट समय में हम किसी बात को, किसी मानदंड को सही मानते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद हो सकता है हमारी सोच में परिवर्तन के कारण अब हम उसी विश्वास या मानदंड को सही नहीं मानते हैं। कई बार हम अपने विश्वासों को वापस मान लेते हैं जिन्हें हमने पहले माना तथा फिर छोड़ दिया। तो ऐसा भी होता है कि कई बार हम अपने विश्वासों को पुनः मान लेते हैं। ऐसे विश्वास जिनको हमने पहले माना, फिर हमने उन्हें छोड़ दिया और फिर पुनः उन्हें स्वीकार कर लिया। कालांतर में भिन्न परिस्थितियों में जीवन की किसी आगामी अवस्था में हम उन्हें पुनः नए रूप में पाते हैं और इसी प्रकार कालांतर में जीवन की कुछ अलग परिस्थितियों में उन्हीं विश्वासों को हम आगामी अवस्था में कोई नए रूप में पा सकते हैं। अतः समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता है, परंतु यह प्रयास भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। तो हम यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि समाजीकरण वास्तव में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास तो करता है, लेकिन यह प्रयास अपने आप में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्ण नहीं होता है। अतः अधिकतर आधुनिक समाज कुछ रूपों में संस्थागत तथा सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए शक्ति अथवा दबाव पर निर्भर करते हैं, यह आवश्यक है। और इसी कारण से अधिकतर जो आधुनिक समाज हैं वे कुछ न कुछ रूपों में संस्थागत या कुछ ऐसे सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं शक्ति के द्वारा या दबाव के द्वारा। तो हर आधुनिक समाज कुछ शक्ति का, कुछ दबाव का उपयोग करता है अपने अंदर सामाजिक जो मानदंड हैं उन्हें बनाए रखने के लिए, और इन्हें आवश्यक भी माना जाता है। सत्ता की परिभाषा अधिकांशतः इस रूप में दी जाती है कि सत्ता स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। तो बिल्कुल सत्ता की जो परिभाषा है वो अधिकांशतः इसी प्रकार से, इसी रूप में दी जाती है कि जो सत्ता है यह स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से किसी भी मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। यानी सत्ता के उपयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य करवाने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। जब सत्ता का संबंध स्थायित्व तथा स्थिरता से होता है तथा इससे जुड़े पक्ष अपने सापेक्षिक स्थान के अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमारे सामने प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो किसी भी समाज में जब सत्ता का संबंध स्थायित्व से, स्थिरता से होने लगता है और इससे जुड़े जो सभी पक्ष हैं ये सापेक्षिक स्थान के, यानी उनका समाज में जो विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है उस स्थान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे सामने एक प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि सामाजिक तथ्य व्यक्ति, संस्था अथवा वर्ग नियम पूर्वक अथवा आदतन सत्ता की स्थिति में होते हैं तो इसे प्रभावी माना जाता है। तो कोई भी सामाजिक तथ्य, कोई व्यक्ति विशेष, कोई संस्था या कोई वर्ग नियम पूर्वक यदि सत्ता में पाए जाते हैं या ये सत्ता की स्थिति में लंबे समय तक रहते हैं तो इसे ही प्रभावी माना जाता है। यानी उस समाज में वह वर्ग विशेष, वह संस्था या वह व्यक्ति जो है वह प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। साधारण समय में प्रभावशाली संस्थाएं, समूह तथा व्यक्ति समाज में निर्णायक प्रभाव रखते हैं। तो बिल्कुल किसी भी साधारण समय में जो प्रभावशाली संस्थाएं हैं, प्रभावशाली समूह हैं या प्रभावशाली व्यक्ति हैं वे समाज में एक निर्णायक प्रभाव रखते हैं। यानी उनकी मर्जी के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार समाज में प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु यह विपरीत तथा विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को जो प्रभावशाली समूह हैं, प्रभावशाली वर्ग हैं या प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन्हें चुनौतियों का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन यह जो चुनौतियां हैं ये विशिष्ट और कुछ विपरीत परिस्थितियों तक ही सीमित होती हैं।
हालांकि इसका मतलब हो सकता है कि व्यक्ति को कुछ कार्य जबरन करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को कुछ कार्य को जबरन करना पड़ता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वह इस कार्य को नहीं करते हैं। आम स्थितियों में इसका प्रभाव काफ़ी सुगम होता है, अर्थात बिना किसी घर्षण अथवा परेशानी के दिखाई देता है। लेकिन सामान्य या आम स्थितियों में इसका प्रभाव बहुत ही सुगम दिखाई पड़ता है और बिना किसी घर्षण या परेशानी के दिखाई देता है, यानी जो प्रभावशाली लोग हैं वे अपना प्रभाव डालते हैं और वो प्रभाव काफ़ी सरल या सुगम दिखाई देता है। उदाहरणतः महिलाएं अपने जन्म के परिवार में संपत्ति के अधिकार का दावा क्यों नहीं करती, वे पितृसत्तात्मक मानदंड से सहमति क्यों रखती हैं। तो हम ये इस बारे में चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि किसी भी स्थान पर जो महिलाएं हैं वे अपने जन्म के परिवार में संपत्ति के अधिकार का दावा क्यों नहीं करती हैं, वे पितृसत्तात्मक जो मानदंड है उसी से सहमति क्यों रखती हैं। तो ऐसी स्थितियों में ऐसा जो समाज है वहाँ लगता है कि सब कुछ सही है, सारी व्यवस्था सही है, लेकिन इस प्रकार का दावा न करना या पितृसत्तात्मक जो मानदंड है उससे सहमति रखना वास्तव में छुपे हुए संघर्ष की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये घर्षण या संघर्ष स्पष्टतः बाहर दिखाई नहीं देता है और इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों, आज का जो भाग 6 है इस अध्याय का वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की है। इस अध्याय को हम अपने अगले भागों में भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।